गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को सुप्रभात। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है संसाधन और संसाधन का प्रकार। तो हमने पिछले क्लास में पढ़े थे कि संसाधन अपने आप में संसाधन नहीं है जब तक वो मनुष्य के हाथ न लगे। जब तक हमारे वह हाथों में न आए तब तक वह संसाधन नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उनके प्रयोग के आधार पर संसाधनों को किस तरह से उसे अपने अपने वर्ग में रखा गया है। तो चलिए अपने समय को ज़ाया न करते हुए हम जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो संसाधन संसाधनों का वर्गीकरण प्रयोग के आधार पर उपयोग के आधार पर। इसको इंग्लिश में अगर हम जानना चाहें तो क्लासिफिकेशन ऑफ resources on the basis of uses। तो अगर हम बात करें कि संसाधनों का वर्गीकरण, तो हमने पढ़ा था कि संसाधन को सामान्यतः दो वर्गों में रखा गया है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में और मानवीय संसाधन में क्या अंतर था हम लोग जान गए कि प्राकृतिक जो अपने आप इस सृष्टि में उत्पन्न हुआ हो और उसका संचालन प्रकृति स्वयं करता हो, वैसे संसाधनों को बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। और मानव निर्मित संसाधन में हमने क्या पढ़ा, तो वैसे संसाधन जिसमें मानव जाति प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके अपने उपयोग के लिए जो वस्तुएं निर्माण करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं और उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे उपयोग के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन या ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन या ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। उत्पत्ति, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, प्रोडक्शन या क्रिएशन बोल सकते हैं हम लोग। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है तो हम लोग देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं अजैव संसाधन। इसे हम लोग बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स, और इसे बोल सकते हैं नॉन बायोटिक या एबायोटिक रिसोर्स। तो हमने देखा क्या कि संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं पहला हुआ, अब हम लोग पढ़ते हैं समाप्यता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनेशन, तो हम लोग पढ़ते हैं कि समाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। सॉरी, इधर स्पेस नहीं है। तो समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है,
नवीकरणीय योग्य योग्य संसाधन संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय योग्य संसाधन साधन। अगर इसकी बात हम करें तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स और इसे बोलते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो हमने देखा क्या, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, और दूसरा हम लोग देखे समाप्यता के आधार पर संसाधन, और हम तीसरा देखते हैं स्वामित्व के आधार पर के आधार पर स्वामित्व के आधार पर हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप आधार पर हम लोग क्या देखा, हम लोग देखे क्या, स्वामित्व के आधार पर आधार होना चाहिए, स्वामित्व के आधार पर। तो संसाधन हम लोग देखे स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इसके आधार पर भाई संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम लोग पढ़ते हैं पहला व्यक्तिगत संसाधन जिसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल रिसोर्स। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सामुदायिक संसाधन। तीसरा पढ़ते हैं हम लोग राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा पढ़ते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसे बोलते हैं पर्सनल रिसोर्स, इसे बोलते हैं हम लोग कमिटी रिसोर्स या सोशल रिसोर्स बोल सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं नेशनल रिसोर्स, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। अगला चौथा तो फोर्थ क्या है भाई, तो फोर्थ है विकास के आधार पर जिसे हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो हम लोग क्या पढ़ा, विकास के आधार पर संसाधन, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, पहला इसके अंतर्गत आते हैं संभावी या संभावी संसाधन नहीं लिखते बार बार क्योंकि स्पेस भी कम हो रहा है मेरे पास। संभावी संसाधन और संचित कोष। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भंडारण, तो हमने संभावित संसाधन, संचित और कोष, भंडारण और एक विकसित संसाधन। तो हमने देखा क्या, हमने देखा कि संसाधनों का वर्गीकरण उपयोग के आधार पर किस तरह से इसे बांटा गया है। तो उपयोग के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, प्रयोग के आधार पर संसाधनों का प्रकार,
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन बायोटिक रिसोर्स और दूसरा अजैव संसाधन जिसे बोलते हैं नॉन बायोटिक रिसोर्स, या इसे एबायोटिक रिसोर्स भी लिखते हैं हम लोग। तो उसके बाद हमने देखा क्या, समाप्यता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनेशन, समाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, नवीकरणीय संसाधन रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन जिसे हम लोग बोले नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। उसके बाद मैंने पढ़ा तीसरा स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांट दिया गया, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। व्यक्तिगत संसाधन जिसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल रिसोर्स, दूसरा सामुदायिक संसाधन जिसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेस, चौथा हम लोग देखे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। उसके बाद मैंने 4 प्रकार देखा। चौथा विकास के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया, हाउ मेनी काइंड्स इट हैज बीन डिवाइडेड। तो इसे पुनः 4 भागों में बांट दिया गया। इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स लाइक संभावी, जिसको संभावना पॉसिबल, संभावी संसाधन, संचित कोष संसाधन, भंडारण और विकसित संसाधन। तो हमने देखा किस तरह से संसाधनों का वर्गीकरण किया गया। अब मैं इनका बारी बारी से थोड़ा मैं डिफिनेशन दे दूं, परिभाषित कर देता हूं। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा जैव संसाधन। अब भाई जैव संसाधन कहते किसको हैं, तो जैव संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो जैव संसाधन उस संसाधन को कहते हैं, वैसे संसाधन को कहते हैं जिसमें सजीव वस्तुओं को रखा गया है, जिसमें जीवन पाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं जैव संसाधन। दैट रिसोर्सेस हैव फाउंड द लाइफ लिविंग थिंग्स एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेस। जिसमें जीवन पाया जाता है उसे बोलते हैं जैव संसाधन। जैसे जैसे पेड़ पौधे एवं समस्त प्राणी जगत जिनमें आणविक गतियाँ होती हैं। तो जैव संसाधन हम लोग समझ गए, पेड़ पौधे प्राणी जगत। उसके बाद मैंने पढ़ा अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन किसे कहते हैं, इज कॉल्ड द नॉन बायोटिक या एबायोटिक रिसोर्स। तो अजैव संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के समूह जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं अजैव संसाधन, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। जैसे पत्थर, सूखी लकड़ी, दैट रिसोर्सेस हैज नॉट फाउंड द लाइफ, दैट रिसोर्सेज इज नॉन एज नॉन बायोटिक रिसोर्सेस। तो हमने देखा कि अजैव संसाधन उसे कहते हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। जैसे चौक, अब देखो भाई, अब हम चौक लिख रहे हैं, इसमें क्या जीवन पा रहा है, इसमें आणविक गतियाँ हो रही है, नहीं। तो चौक से अगर हमने देखा कि इसमें जीवन पाया जा रहा है, नहीं। तो जीवन, तो जिसमें जीवन पाया जाता है। अब ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड को दर्द होता है क्या, नहीं। तो वैसे संसाधन, लेकिन ये हमारे लिए उपयोगी है ना। अभी देखिए हम लोग अजैव संसाधन में क्या आ गया, ब्लैक बोर्ड, ये क्या है, ये अजैव संसाधन है, इसमें जीवन नहीं है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग संसाधन के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि इसके सहारे से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे हम लोग लिख रहे हैं और ये लिखने का माध्यम बना, और यह इसको कैच करके बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो अपना संसाधन के रूप में अपना उपयोग किए। तो हम लोग वैसे संसाधनों को बोलते हैं जैव संसाधन। तो हमको उम्मीद है कि ये समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा, समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधन, तो समाप्यता के आधार पर संसाधन कौन होता है, तो नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन है क्या भाई, तो नवीकरणीय जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस, वैसे संसाधन, रिन्यूएबल सोर्सेस इज कॉल्ड दैट रिसोर्सेस which can be again obtained, that is called रिन्यूएबल रिसोर्सेस। मतलब नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसका प्रयोग एक बार करने के बाद उसे हम पुनः दोबारा उसे उपयोग में ला सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग नवीकरणीय संसाधन। जैसे जल क्या हुआ,
तो जल गर्मी के दिन में वाष्प बना, तो जल चक्र हुआ और फिर भाप बन के ऊपर गया और पुनः 6 महीना के बाद वह वर्षा के रूप में धरती पर आ गया। तो सूर्य आज डूबा, कल निकला, कल डूबा, परसों निकला, जब तक हमारे बीच में है। हवा, हवा एक क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे संसाधनों को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन, जो समाप्त नहीं होती है, जिसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो हम लोग अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसका उपयोग एक बार करने के बाद पुनः हम उसे दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, वैसे संसाधनों को कहते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन। जैसे ईंधन, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल, फ्यूल फ्यूल ईंधन। अब ईंधन में क्या आ गया? ईंधन में पेट्रोल आ गया, पेट्रोल, कोयला। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब ईंधन में आते हैं। पेट्रोल, कोयला, केरोसिन, मिट्टी का तेल, ये सब जितने, ये सब क्या है? ये सब ईंधन में आते हैं। अगर इनका एक बार इस्तेमाल करें तो फिर हम उसे नहीं बना सकते। इनको बनने में हजारों करोड़ों वर्ष का समय लगता है और इन्हें पृथ्वी के काफ़ी निचले सतह, काफ़ी गहराई से इन्हें निकाला जाता है तकनीकी के द्वारा, विशेष तकनीकी के द्वारा। तो अनवीकरणीय संसाधन हम लोग देखें कि जिसे एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन। दैट रिसोर्सेस वी कैन नॉट अगेन अचीवमेंट, दैट इज नॉन एज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर हम लोग संसाधन क्या पढ़ेंगे भाई? जिसे बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनर मतलब क्या होता है? अब हम लोग पढ़ते हैं स्वामित्व का अर्थ क्या होता है। तो स्वामित्व का अर्थ होता है खुद, स्वयं, मालिक, जिसका मालिक खुद हो, चाहे वह सरकार हो, चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे वह सामुदायिक हो, चाहे वह राष्ट्र के स्तर पर हो, चाहे वह पूरे सृष्टि, चाहे वह पूरे विश्व स्तर पर हो, जिसे इंटरनेशनल हम लोग कहते हैं। तो स्वामित्व का अर्थ होता है खुद का मालिक। तो ऑनर, ऑनर मतलब क्या होता है भाई? ऑनर मतलब मालिक होता है, इसीलिए इसका वर्ड्स पावर भी है ऑनरशिप। चलिए हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन, जिसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल रिसोर्स। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसमें केवल एक व्यक्ति का अधिकार होता है, जिसमें एक परिवार का अधिकार होता है, जो उसका निर्माण करता है, उसे बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे घर। अब भाई घर कोई बनाता है तो पूरे गांव वाला के लिए थोड़ी बनाता है कि आसपास के 4 पड़ोसी लाके उसके घर में रोड डेली उसके घर में जमौरा लगाए और बैठे और वहां अपना स्थापित कर ले। नहीं, व्यक्तिगत संसाधन वैसा होता है जिसमें व्यक्ति खुद का मालिक होता है, खुद अपने लिए, उसका अपने उपयोग के लिए बनाता है। जैसे इमारत, घर, कुआं, कल क्या है? कल क्या? कुआं को मान लो कि हम जनरली हटा दें, लेकिन कल क्या है? कल अगर कोई बनवाता है तो वो व्यक्तिगत के लिए अपने घर में। कुआं भी बनाता है तो जनरली अपना आदमी कुआं भी करवाता है भाई। तो व्यक्तिगत संसाधन में घर आ गया, फिर अपना बगीचा आ गया, फिर आपका कल हो गया। तो इस तरह का संसाधन को बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन, जिसमें केवल एक व्यक्ति का अधिकार होता है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो सामुदायिक संसाधन होता क्या है? तो वैसे संसाधन जिसमें एक ग्रामीण स्तर पर पूरे उस गांव का अधिकार होता हो, उस गांव के लोग जाकर वह उस पे मतलब अपना जो संसाधन है उसमें उपयोग भी ला सकते हो। जैसे तालाब। अब तालाब क्या होता है? तो तालाब गांव में है तो पूरे समुदाय का है, उसमें कोई भी जाकर उसमें अपना कपड़ा साफ कर सकता है, उसमें नहा सकता है भाई, उसका पानी सप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घर तालाब अपने खुदवाया हो, ऐसा हो सकता है अपने आजीविका चलाने के लिए, लेकिन जनरली हम लोग जानते हैं कि तालाब जो बनता है, तालाब, पोखरा, डोभा, वो जो होता है वो सामुदायिक स्तर पर होता है, जिसका उपयोग पूरे समाज के लोग करते हैं। तो एक तालाब हुआ। दूसरा फील्ड क्या होता है भाई? मैदान, खेल का मैदान, जहाँ पे उस गांव के अंदर जो खेल के मैदान होते हैं उसमें गांव के बच्चे बूढ़े जो भी हैं बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। तो वो हो गया सामुदायिक। तीसरा शमशान घाट, क्रीमेनेशन। तो शमशान घाट क्या होता है? तो जिसमें वहाँ पे अधिकार है कि जो भी मृत शरीर है वहाँ पे जाके वह दाह संस्कार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखे समुदाय का
किस तरह से सामुदायिक संसाधन होता है। वैसे संसाधन जिसमें पूरे गांव के एक समुदाय का अधिकार होता है उसे हम लोग बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। इसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं भाई? इसे नेशनल रिसोर्सेस बोलते हैं। तो राष्ट्रीय संसाधन उसे कहते हैं जो एक राष्ट्र के सीमा के अंदर जो भी आते हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, संसद भवन, स्टेडियम, तो हवाई अड्डा। तो जो एक राष्ट्र के अंदर, जो एक देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर जो संसाधन आते हैं जिनका उपयोग किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। अब हवाई अड्डा, हवाई अड्डा इसे प्राइवेट भी कभी कभी लोग बनवाते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग जानते हैं कि विशेष रूप से हवाई अड्डा हम लोग घूम सकते हैं, जा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रीय संसाधन जिसमें एक राष्ट्र के अधिकार होता है वहाँ पे जाना, राष्ट्रीय राजमार्ग। अब क्या है भाई? तो राजमार्ग क्या होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे सड़क को जोड़ते हैं, एक राज्य से जोड़ते हैं, तो उस पर सबका अधिकार है। चलिए अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हम उसे कहते हैं जिसमें विश्व के विभिन्न देशों का उसमें अधिकार होता है। जैसे समुद्र तल से 200 मीटर, समुद्र तल से 200 मील यानी कि 22.2 किलोमीटर लगभग हम मानते हैं। तो समुद्र तल से इतना मीटर ऊंचा ऊपर जाने के बाद उस पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के लोग अपने हवाई जहाज, एरोप्लेन को उड़ा सकते हैं या एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। आप कोई कहे कि ऊपर बंटवारा कर दो, ऊपर बाउंड्री खींच दो, तो ऊपर बाउंड्री खिंचाएगा नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंसान जो है केवल धरती पर ही बाउंड्री खींच सकता है, ऊपर कैसे बाउंड्री खींचेगा? तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि समुद्र तल से 200 मील ऊपर जाने पर जो स्पेस, जो क्षेत्र बनते हैं उस पर पूरे विश्व के लोगों का अधिकार होता है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, सरकार का अधिकार नहीं है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करते हैं लोग, इसका उपयोग करते हैं, हवाई जहाज उड़ाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। चलिए हम लोग देखें स्वामित्व के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर है क्या भाई? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो संभावित संसाधन, संभावित संसाधन क्या है? तो ऐसा संसाधन जिसका संभावना किया जा चुका है। जैसे राजस्थान और गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों में पवन वायु का अधिक होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से अगर हवा चलती है तो वहाँ पे पवन चक्की लगाकर उसे एनर्जी में बदल दिया जाता है। जैसे डेनमार्क को क्या बोलते हैं? डेनमार्क को बोला जाता है पवनों का देश, पवनों का देश, यानी कि जिसे हम लोग कर सकते हैं वाइन्स कंट्री, कंट्री ऑफ वाइन्स। तो इस तरह से राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में से संभावना है कि वहाँ पे हवा भारी मात्रा में चलती है, तो वहाँ से हम लोग एनर्जी बना सकते हैं, लेकिन उसका अभी प्रयोग में तकनीकी कुछ नहीं लाया गया है, तो उसे बोलेंगे संभावी। अब हम बोल दिए कि अब यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं इस बोर्ड में हीरे का परत बैठाया हुआ है अंदर, तो अब भाई हीरे का परत बैठाया हुआ, ये ऐसा बोल दिए हमने कि जो इनको बनाया है, इनको जो मिस्त्री बनाया है उसमें कुछ हीरे का परत छुपाया है, शायद वो कहीं से पाया था। अब हम इसमें बोल दिए तो ये मेरा संभावना है, जब तक इसको तोड़ा नहीं जाएगा तब तक की संभावना है। निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो भी ठीक है, निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो वो भी ठीक है। तो चलिए संभावी हम लोग सीख गए, संभावना व्यक्त करना। अब हम बात करते हैं संचित कोष। तो संचित क्या होता है? तो संचित में अगर हम बात करते हैं, संचित में तो कुछ ऐसा संसाधन होते हैं जिसको हम लोग संचित कर रखते हैं, जिसको हम जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं उन्हें हम एक तकनीक के माध्यम से उसे हम लोग संचित करके रखते हैं। अगला है भंडारण। भंडारण का मतलब क्या हो गया कि जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, जैसे कई तरह का गैस है जो हमारे लिए उपयोग होते हैं, जो ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील गैसें हैं, उनको विशेष तकनीकी के माध्यम से उन्हें एक स्टोर करके रखते हैं, उसे बोलते हैं भंडारण करना। विकसित संसाधन क्या है?
जो हमारे विकास हो चुका है, जिसका जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जैसे अभी हवाई जहाज, कार, मोटर गाड़ी, कूलर, पंखा, बिजली, ये सब क्या है, विकसित संसाधन है। इसका विकास हो चुका है और इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो हमने देखा क्या कि संसाधनों को मनुष्य अपने प्रयोग के आधार पर किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग संसाधन कहेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इसका इस इन सबसे संबंधित क्वेश्चन प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, विशेषकर 10th लेवल 10वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं या जो 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 और अन्य क्लास के भी बच्चे होते हैं, उनमें भी ये सब से क्वेश्चन संबंधित आता ही आता है, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी संसाधन है। तो हमने देखा क्या कि संसाधनों का उपयोग हम लोग किस तरह से किए और संसाधन क्या है। संसाधन जब तक मनुष्य के हाथ न लगे तब तक वह संसाधन नहीं है। संसाधन हाथ लगेगा तभी संसाधन है और नहीं लगेगा तो नहीं है। तो हमने अभी देखा, तो इस तरह से मैं आज के क्लास में इतना ही उम्मीद करते हैं कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। इस तरह से मैं अगले क्लास में फिर मैं लेके आऊँगा। धन्यवाद। थैंक